नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय, जीडीपी और उससे संबंधित वर्तमान परिदृश्य के बारे में कि कैसे वैश्विक महामारी के वर्तमान दौर में हमारी जीडीपी लगातार गिरती जा रही है और ऐसा किन कारणों से हो रहा है एवं इसका देश की अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कोल, कंस्ट्रक्शन जो कि हमारे देश में असंगठित रोजगार के बड़े सेक्टर हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किंतु इन सभी विषयों पर चर्चा करने से पूर्व हम इससे जुड़े कुछ ऐसे बेसिक टर्म जान लेंगे जो इनके लिए सहायक होंगे, जैसे राष्ट्रीय आय और जीडीपी में क्या संबंध है, जीवीए, एनडीपी, एनएनपी इत्यादि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। तो राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के नागरिकों के द्वारा अर्जित कुल कारक आय होती है और इसकी गणना एनएसओ के द्वारा की जाती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा की जाती है, जो कि MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय का एक विभाग है। और अगर इस राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है और प्रति व्यक्ति आय हमारे देश की आर्थिक समृद्धि की सूचक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय में निहित कारक शब्द के बारे में। तो कारक शब्द किसी भी देश की उत्पादन की प्रक्रिया में जुड़े हुए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के 4 कारकों से संबंधित है, जिसमें लैंड यानी भूमि, लेबर श्रम, कैपिटल पूंजी, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता शामिल है। और इनसे होने वाली इनकम को हम क्रमशः जैसे लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेज, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय आय में निहित कारक एवं उससे होने वाली आय के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। दरअसल उत्पादन के कारक का संबंध उन चीज़ों से होता है जो किसी देश में उत्पादन की प्रक्रिया या किसी फैक्ट्री के स्थापना करने में और उसे आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व हमें किन किन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें भूमि की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर फैक्ट्री स्थापित कर सके। इसके बाद हमें उस फैक्ट्री के लिए लेबर या मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें बेसिक मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी जिनके माध्यम से हम उत्पादन शुरू करेंगे। और इसके अलावा हमें कुछ ऐसी योजनाओं की या एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत पड़ेगी जो रोज़गार को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। और इनसे होने वाली आय क्या है, तो हम बात करते हैं लैंड। तो भूमि से जो हमें आय प्राप्त होती है वह है रेंट मीन्स किराया, और लेबर यानी श्रम से आय प्राप्त होती है वेतन, कैपिटल से इंटरेस्ट या ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है। इसी प्रकार उद्यमशीलता से लाभांश के रूप में आय प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे आय की अवधारणा के बारे में, किंतु इससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि निवासी और गैर निवासी कौन होते हैं। दरअसल निवासी का तात्पर्य ऐसे लोगों से होता है जो हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हो, जबकि गैर निवासी का तात्पर्य ऐसे लोगों से होता है जिन्होंने 6 महीने तक हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों में भाग नहीं लिया हो, जैसे कि वो हमारे देश के बाहर कार्य कर रहे हो और देश की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत उन्होंने किसी भी प्रकार की वस्तु का परचेजिंग नहीं की हो। अब हम बात करते हैं घरेलू आय के बारे में। तो घरेलू आय घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय होती है। निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा के बाहर अर्जित कारक आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता, जबकि गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय इसमें शामिल होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय के बारे में, प्रकार राष्ट्रीय आय निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में और घरेलू सीमा के बाहर अर्जित कारक आय होती है, जबकि गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार हम देखें तो राष्ट्रीय आय घरेलू सीमा में अर्जित आय की तुलना में व्यापक होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है घरेलू आय माइनस गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय प्लस निवासियों द्वारा शेष विश्व में अर्जित कारक आय। चूँकि भारत एक सेवा प्रधान देश है, भारत के अधिकांश लोग शेष विश्व के लोगों में अपनी सर्विस देते हैं। इस कारण हमारे यहाँ पर निवासियों द्वारा शेष विश्व से अर्जित आय
गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अर्जित आय की तुलना में व्यापक होती है। यदि हम व्यवहारिक परिस्थिति में देखें तो हम यह मान सकते हैं कि हमारे देश में जैसे कुछ फैक्ट्रीज होगी जहां पर भारतीय और गैर भारतीय दोनों कार्य कर रहे होंगे, उनके द्वारा जो अर्जित आय होगी वह घरेलू आय होगी। किंतु कुछ ऐसे लोग होंगे हमारे देश के जो विदेशों में कार्य करके आय अर्जित कर रहे होंगे। यदि इस घरेलू आय में हमारे भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित की जाने वाली आय को जोड़ दिया जाए, साथ ही जो गैर भारतीय हमारे देश में रहकर आय अर्जित कर रहे हैं उसे घटा दिया जाए, तो राष्ट्रीय आय आ जाएगी। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का जो फॉर्मूला बनता है वह है घरेलू आय प्लस माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, जबकि भारत के लिए यह प्लस माइनस में प्लस हमेशा आता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के बारे में। दरअसल राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं: उत्पादन विधि या सकल मूल्यवर्धन विधि, आय विधि और व्यय विधि। सबसे पहले हम देखते हैं जीवीए मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड या सकल मूल्यवर्धन विधि के बारे में। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि वैल्यू एडिशन या सकल मूल्यवर्धन होता क्या है। दरअसल वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला है आउटपुट कॉस्ट माइनस इनपुट कॉस्ट। आपको पता होगा कि कच्चे माल में किसी वस्तु के निर्माण के समय वह वस्तु उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरती है। जैसे कि आपने सबसे पहले हमें किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करना है, मैंने मान लिया कि कपड़े का मैन्युफैक्चर करना है। सबसे पहले कपड़ा निर्माण की फैक्ट्री के लिए मुझे कच्चे माल के रूप में रेशम की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने मान लिया कि इस रेशम का मूल्य 10 रुपये है और इसे सूत में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कुछ मेहनत की होगी, उस मेहनत का मूल्य मैंने मान लिया 10 रुपये है। इस प्रकार मैंने रेशम को सूत में कन्वर्ट करने के लिए 10 रुपये का वैल्यू एडिशन किया और इस सूत का मूल्य 20 रुपये हो गया। अब सूत को कपड़े में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मेहनत की होगी, मैंने उसका मूल्य मान लिया 30 रुपये है। तो इस प्रकार मुझे कपड़े कितने का पड़ेगा, तो सूत का मूल्य प्लस 30 रुपये का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, तो कपड़ा मेरे लिए 50 रुपये का पड़ेगा। फिर कपड़े को शर्ट और पैंट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने मान लिया यह मेहनत मैंने 20 रुपये की है। मतलब कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कितना वैल्यू एडिशन किया, 20 रुपये किया, तो शर्ट और पैंट का मूल्य कितना पड़ जाएगा, 70 रुपये। यदि हम देखें तो यहाँ पर 10 रुपये से और 70 रुपये तक हमने वैल्यू एडिशन किया है और इस प्रकार कुल वैल्यू एडिशन कितना होगा, 70 माइनस 10 बराबर 60 रुपये का वैल्यू एडिशन। तो यह वैल्यू एडिशन क्या दर्शा रहा है, यह है हमारे देश की एक फैक्ट्री की नेशनल इनकम में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको दर्शा रहा है। यदि हम मान लें कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं और सभी इसी प्रोसेस से गुजर रही है, तो सबका वैल्यू एडिशन अगर हम ग्रांड टोटल कर दे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। अब हम जीबीए मेथड के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना इसी विधि के द्वारा की जाती है और इसके लिए आधार वर्ष 2011-12 लिया जाता है। एवं जीबीए की से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है, इसका कारण यहाँ पर मूल्यों का दोहराव नहीं होता और इससे उपभोक्ता को वस्तु महंगी नहीं पड़ती। दरअसल यह कास्केडिंग इफेक्ट से संबंधित होता है। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, यदि हम पर मूल्यों का दोहराव के कारण वस्तुएं महंगी होने लगती है तो इससे हमारी परचेजिंग पावर घट जाती है और इससे देश की अर्थव्यवस्था में डिमांड घटने लगती है और रिसेशन की स्थिति आ जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरी विधि के बारे में, वह है आय विधि। इस विधि के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उत्पादन के कारकों को होने वाली आय का योग ज्ञात किया जाता है। वस्तुतः प्रत्येक उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के सभी कारकों को कुछ न कुछ आय प्राप्त होती है और इस आय का समग्र योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। जैसे कि आपने कपड़े की एक फैक्ट्री डालनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर कपड़ा बनाने के लिए सूत की मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर इसके संचालन के लिए एक मालिक होगा जो इसमें निवेश कर रहा होगा। तो यहाँ पर सभी को कुछ न कुछ आय मिल रही होगी। जैसे लैंड के लिए रेंट मिल रहा होगा, लेबर के लिए वेज मिल रहा होगा, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट मिल रहा होगा, ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो यहाँ पर रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का ग्रांड टोटल मैंने मान लिया एक्स है, तो यह एक्स हमारी नेशनल इनकम होगी।
अब हम बात करेंगे व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। तो दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया में सभी वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय का योग ज्ञात किया जाता है और यह योग राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। इस विधि के तहत राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला जो बनता है वह है C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। यहाँ X माइनस M को NX से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है निवल विदेशी निवेश। इसी प्रकार C का तात्पर्य होता है निजी उपभोग व्यय, G का तात्पर्य सरकारी उपभोग व्यय एवं I का तात्पर्य निवेश व्यय से होता है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, वह है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो वर्तमान में हमारे समाचार पत्रों में या न्यूज़ों में चर्चा का विषय है। सबसे पहले GDP को समझने से पहले हम यह देख लेते हैं कि इस शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो दरअसल GDP 3 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यह क्या होता है, हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका मौद्रिक मूल्य होता है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अनंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद या GDP कहलाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ए मॉनिटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड विच इज 1 फाइनेंशियल ईयर। अब हम बात करेंगे GDP के इतिहास के बारे में कि यह शब्द आया कहाँ से। तो 1652 और 1674 के बीच डच और अंग्रेजों के बीच अनुचित कराधान के खिलाफ जमींदारों का बचाव करने के लिए विलियम पेटी द्वारा GDP की मूल अवधारणा दी गई थी। बाद में इस पद्धति को चार्ल्स डेवनेंट द्वारा आगे विकसित किया गया। इसकी आधुनिक अवधारणा को पहली बार 1934 में साइमन कुजनेट द्वारा विकसित किया गया था और 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद यह देश की अर्थव्यवस्था को मापने का मुख्य साधन बन गया। इसकी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है, जो सांख्यिकी और कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय का एक विभाग है। दोस्तों, NSO की फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसे मई 2019 में NSSO और CSO का विलय करके बनाया गया था और यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एक विभाग है। भारत में GDP की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाती है और इसकी गणना का आधार वर्ष यानी बेस ईयर 2011-12 है। अब हमें GDP की समग्र अवधारणा को समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जानने की आवश्यकता है, जैसे कि घरेलू सीमा, अनंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं और मौद्रिक मूल्य। यदि हम बात करें घरेलू सीमा के बारे में, तो घरेलू सीमा का तात्पर्य देश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं से होता है, किंतु अर्थशास्त्र में घरेलू सीमा का तात्पर्य व्यापक होता है, जिसका संबंध निम्नलिखित से है। प्रथम, राजनीतिक सीमाओं का भूभाग, जिसमें देश की सामुद्रिक सीमा भी शामिल है, विदेशों में स्थित दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान इत्यादि। इस प्रकार घरेलू सीमा का तात्पर्य घरेलू आय को अर्जित करने वाले परिचालन क्षेत्रों से है, जिसमें किसी देश की सीमा और सीमा पार वाले क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बारे में। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुएं एवं सेवाएं 2 प्रकार की होती है। प्रथम, अनंतिम या अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। द्वितीय, मध्यवर्ती वस्तुएं एवं सेवाएं। मध्यवर्ती वस्तुएं एवं सेवाएं क्या, जैसे रॉ मटेरियल, जिनके माध्यम से हम अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं बनाते हैं, जैसे कि आटा एक रॉ मटेरियल है जिससे हम ब्रेड का उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार अनंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं भी 2 प्रकार की होती है, पूंजीगत वस्तुएं एवं उपभोग वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुओं का तात्पर्य उन मशीनरी से होता है जिनके माध्यम से उत्पादन किया जाता है, जैसे कि कोई मशीन है जिसके माध्यम से हम ब्रेड का निर्माण कर रहे होंगे। जबकि उपभोग वस्तुएं भी 2 प्रकार की होती है। प्रथम, सामान्य उपभोग वस्तुएं। द्वितीय, टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। सामान्य उपभोग वस्तुओं में जैसे फल हो गया, ब्रेड हो गया, जो कुछ समय के लिए रहते हैं, 1 या 2 दिन तक उनका एग्जिस्टेंस रहता है, इसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, हमारी आवश्यकता में प्रयुक्त हो जाते हैं। जबकि टिकाऊ वस्तुएं लंबे समय तक चलती है, जिन्हें खरीदने के बाद लगभग 5-6 साल तक हम
उनका उपयोग करते रहते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, फैन हो गया, कूलर, एसी इत्यादि। तो जीडीपी की गणना में केवल अनंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है ताकि मूल्यों का दोहराव ना हो। और मूल्यों का दोहराव क्या होता है यह हम पहले नेशनल इनकम वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मौद्रिक मूल्य मोनेटाइज प्राइस के बारे में। दोस्तों, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वस्तु का कुछ मूल्य होता है जो उसकी डिमांड से निर्धारित होता है। जिस वस्तु की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उसका मूल्य उतना ही ज़्यादा होगा। पहले यहाँ मूल्य के तौर पे वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, किंतु वर्तमान में किसी भी वस्तु का मूल्य मुद्रा के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, जिसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। इस आधार पर देखें तो हम कुछ मूल्य एवं कॉस्ट हमारे सामने आते हैं, जैसे फैक्टर कॉस्ट मतलब कि कारक आय। तो कारक आय क्या होती है? उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के चारों कारकों यानी भूमि, श्रम, उद्यमशीलता, पूंजी पर किया गया खर्च होता है। यहाँ पर भूमि पर क्या मिलेगा? हमें रेंट मिलेगा, श्रम पर पारिश्रमिक मिलेगी, उद्यमशीलता पर लाभांश मिलेगा और पूंजी पर ब्याज मिलेगा। इसी प्रकार बेसिक प्राइस क्या होती है? कारक आय प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी जो सरकार द्वारा उद्योगों को प्रदान की जाती है, जिसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जा सकता है। इसका मतलब प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी को नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। इसी प्रकार हम यदि बात करें मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य के बारे में, तो यह क्या होता है? यह आधार मूल्य मतलब बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी होता है। यदि हम बात करें नेट वैल्यू या नेट प्राइस के बारे में, तो यह है ग्रॉस यानी सकल माइनस डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास के बराबर होता है। यदि हम बात करें जीडीपी के फॉर्मूले के बारे में, तो वह है प्रोडक्शन इनटू प्राइस। यहाँ प्राइस मार्केट प्राइस भी हो सकती है, बेसिक प्राइस भी हो सकती है, फैक्टर प्राइस भी हो सकती है। अब ये सब क्या होती है ये मैंने पहले बता चुका हूँ। तो भारत में जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है वह मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। इसी प्रकार आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जीडीपी के लिए एनडीपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एनडीपी शब्द का फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और नेट क्या होता है? यह ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होता है। इसका मतलब क्या? आपने साल भर में जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया है उससे यदि डेप्रिसिएशन कर दिया जाए तो आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या प्रोडक्शन आ जाएगा। इन सभी आयामों को जानने के बाद यदि हम जीडीपी की परिभाषा का विश्लेषण करें तो जीडीपी एमपी का तात्पर्य है कि जीडीपी एक प्रकार का प्रोडक्शन या उत्पादन है। किसका? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। कहाँ पर? डोमेस्टिक बाउंड्री में। किसके द्वारा? भारतीय एवं गैर भारतीयों के द्वारा। कितनी अवधि में? 1 साल में। और यह कैसा मूल्य है? उत्पादन का सकल मूल्य है। एवं कैसा भी हो सकता है यह नेट प्राइस भी हो सकती है। और किस तरह का मूल्य है? यह एक मौद्रिक मूल्य या मार्केट प्राइस है। अब हम बात करते हैं जीडीपी के प्रकार के बारे में। तो मूल्य गणना के आधार पर जीडीपी के 2 प्रकार हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी क्या है? जब जीडीपी की गणना आधार वर्ष यानी 2011-12 के मूल्य के आधार पर की जाती है तो वह वास्तविक जीडीपी कहलाती है। वास्तविक जीडीपी में वृद्धि देश की आर्थिक उत्पादन क्षमता में वृद्धि को दर्शाती है। वास्तविक जीडीपी में जितनी अधिक वृद्धि होगी उपभोक्ताओं को उतनी ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति या सप्लाई उपलब्ध होगी। अर्थात यह स्थिति संसाधन के दोहन और उनकी गतिशीलता में सुधार को दर्शाती है। इसकी वृद्धि के कारण आय एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वास्तविक वैसे जीडीपी का फॉर्मूला है प्रोडक्शन इनटू प्राइस एट बेस ईयर। इसका मतलब बेस ईयर वाली प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगी और यहाँ पर यदि प्रोडक्शन बढ़ेगा तब ही जीडीपी बढ़ेगी। इसका मतलब यह क्या दर्शाएगी? यह हमारी प्रोडक्शन क्षमता के विस्तार को दर्शाएगी, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी स्थिति है। इसी प्रकार यदि हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो इसे चालू कीमतों पर जीडीपी कहा जाता है।
यदि हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की तो इसे चालू कीमतों पर जीडीपी कहा जाता है तथा इसमें करंट ईयर की प्राइस पर जीडीपी की गणना की जाती है। ऐसी स्थिति में जीडीपी निम्न कारणों से बढ़ सकती है: उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण, मदों की कीमतों में वृद्धि के कारण या दोनों के कारण। इस प्रकार उत्पादन क्षमता स्थिर रहने के बाद मौद्रिक जीडी में वृद्धि हो सकती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि जीडीपी का फॉर्मूला है प्रोडक्शन इनटू प्राइस। यहाँ पर प्राइस करंट ईयर की है जो ईयर चेंज होने के साथ वेरी होगी। इसका मतलब क्या है, यदि हमारी प्रोडक्शन क्षमता कांस्टेंट रहे इसके बाद भी हमारी जीडीपी में परिवर्तन हो सकता है। यदि यहाँ यह परिवर्तन उत्पादन क्षमता में परिवर्तन के कारण होता है तो यह अच्छी स्थिति है, किंतु यह परिवर्तन यदि करंट ईयर की प्राइस में परिवर्तन के कारण होता है तो यह दर्शाता है कि हमारे देश में प्रोडक्शन क्षमता में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नेगेटिव स्थिति हो सकती है। यदि आपको यह चीज़ समझना हो तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक पेन है और उसका 2011 और 12 में मूल्य 5 रुपये है और उसी पेन का मूल्य 2019 या 20 में आके कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। इस प्रकार किसी फैक्ट्री ने प्रोडक्शन एक पेन का किया है जिसका रियल मूल्य कितना है, 5 रुपये 2011 और 12 के हिसाब से, किंतु अगर मैं बेस ईयर चेंज कर देता हूं तो उसका मूल्य 10 रुपये हो जाता है। इससे मुझे लगेगा कि मेरा मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया, किंतु वास्तव में प्रोडक्शन तो अभी भी एक ही पेन का हो रहा है। इस प्रकार कभी कभी हमें यह आभास होने लगता है कि जीडीपी बढ़ गई है। कब? जब हम नॉमिनल प्राइस पर जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी किए गए जीडीपी के त्रैमासिक आंकड़ों के बारे में। यहाँ सबसे पहले हम जीबीए के आंकड़े देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर टेबल में देख पा रहे होंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसका कारण शैडो बैंकिंग क्राइसिस और लॉकडाउन में उत्पादन कार्यों का बंद हो जाना है। इस प्रकार यदि हम टेबल में ओवरऑल विश्लेषण करें तो पाएंगे पिछले वर्ष की तुलना में जीबीए जहां 4.8% था, वह इस वर्ष घटकर -22.8% हो गया है। जीबीए में हुई इस गिरावट का जीडीपी पर भी नकारात्मक प्रभाव देखा गया है और पिछले 26 वर्षों में जीडीपी में भारी गिरावट देखी गई है। यदि हम यहाँ देखें तो जीडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 5.2% से घटकर -23.9% रह गई है। दोस्तों, यहाँ जीडीपी में गिरावट यह दर्शाता है कि हमारी प्रोडक्शन क्षमता घट रही है, हमारे उद्योगों का निष्पादन अच्छा नहीं है। चूँकि जीडीपी के ये 8 बड़े सेक्टर जैसे कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट आदि भारत में असंगठित रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत की 77% जनसंख्या आजीविका हेतु असंगठित क्षेत्र पर निर्भर है और वर्तमान परिदृश्य में इनका खराब प्रदर्शन भविष्य में बेरोजगारी दर में वृद्धि की संभावनाओं को दर्शाता है। अब हम एक नज़र उन G7 कंट्रीज पर भी डाल लेते हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 58% योगदान है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि चीन के अलावा शेष देशों की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आई है, किंतु उनमें सबसे अधिक गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था में आई है। यदि हम वर्तमान वित्तीय संकट के कारण जीडीपी पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का विश्लेषण करें तो हमें जानना होगा कर्ज और जीडीपी के संबंध के बारे में। दोस्तों, जब भी जीडीपी का आकार संकुचित होता है तो यह अनुपात बढ़ जाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर कर्ज भार बढ़ेगा और इससे आर्थिक विकास धीमा पड़ जाएगा। वर्तमान दृष्टि से देखें तो यह अनुपात 72.2% है, जो 2012 में 67.4% था, जबकि भविष्य में इस अनुपात की 77% से अधिक जाने की संभावना है, जो भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।